नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। भारतीय बाजार वैसे तो एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी जारी है और मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी के साथ साथ एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि डीआई सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एफआईज की बिकवाली का रुझान लगातार बना हुआ है। तो इस स्थिति में, इस तरह की सिचुएशन में अब आपको करना क्या है, कैसे आप मार्केट्स में फिलहाल अपनी पोजीशनिंग करें और किस तरह से आप मार्केट को गोइंग फॉरवर्ड देखिए अर्निंग्स क्या बोल रही हैं, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ श्री नरेंद्र सोलंकी जी मौजूद हैं, हेड फंडामेंटल रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज, आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग के। नरेंद्र सर के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगहों पे मैं पहली बारी बातचीत कर चुका हूँ। आज यहाँ पर मुलाकात हो रही पहली बारी। नरेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज। पहले तो कैसे हो आप, कैसे सिचुएशंस चल रही हैं, मार्केट कैसे देख रहे हो, क्या लग रहा है बाजार? जी सुमित जी नमस्कार। एंड नमस्कार आपके दर्शकों को। जी डेफिनेटली, जैसा कि आपने बोला कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है और थोड़ा सा चूंकि अपन रिजल्ट सीजन में चल रहे हैं, तो रिजल्ट रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और थोड़ा बहुत रिजल्ट के लिए जो प्री रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस थी वो भी इतनी हाई फाई नहीं थी मार्केट्स की। लेकिन फिर भी जो गाइडेंस के फ्रंट पे जिस हिसाब से मार्केट को उम्मीद थी, मेरे ख्याल से उस हिसाब से कंपनीज की गाइडेंस नहीं मिली है मार्केट को। खासकर अगर आप आईटी सेक्टर की बात करें तो शायद मार्केट को लगता था कि कंपनीज की गाइडेंस में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाई देगा ईयर के लिए, लेकिन वो शायद गाइडेंस में उतना चेंज नहीं दिखा है। वो वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। और दूसरा मेजर डिसअपॉइंटमेंट आया है प्राइवेट बैंक्स में, जहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा सरप्राइज लगा है। प्रोविजनिंग जो बढ़ के आई है ओवरऑल, खासकर जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे। हालांकि बताया जा रहा है कि जो प्रोविजनिंग है वो एक एहतियातन तौर पे की गई है, तो इसको डायरेक्टली आप एनपीए से कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक मार्केट के लिए थोड़ा सा सरप्राइज उस स्पेस में आया है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी उतनी कुछ खास है नहीं डिपॉजिट ग्रोथ के मुकाबले। तो ऑलरेडी क्रेडिट ग्रोथ की थोड़ी सी स्लगिशनेस के कारण प्राइवेट बैंक्स जूझ रहे थे, और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है रेट कट्स के होने के बाद। तो जो मार्जिन सप्रेशन है तो वहाँ उसका भी एक दौर वो प्राइवेट बैंक्स फेस करें। तो ये जो दो बड़े सेक्टर्स हैं इंडेक्स के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को कॉन्फिडेंस हल्का सा वीक हुआ है नियर टर्म में। हालांकि हमारा जो व्यू है कि इसमें अगर बैंकिंग की बात करें तो चूंकि मॉनसून हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पे आने वाला जो फेस्टिव सीजन है वहाँ पे भी डिमांड की काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स हमें लगता है काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी कंजम्पशन स्पेस में। और डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स भी बढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर जो है वो एक फिर से अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। और रूरल कंजम्पशन यहाँ पे मेरे ख्याल से स्ट्रांग रहने वाला है। तो H2 थोड़ा सा प्रॉमिसिंग दिख रहा है फिलहाल इस ईयर इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ओवरऑल आगे आने वाला समय बेहतरीन है। फिलहाल थोड़ी सी वॉलेटिलिटीज हमें देखने को मिल सकती है, प्लस जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील अब लगता नहीं कि अगस्त तक हो पाएगी, तो एक वहां से भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है मार्केट में। तो कुल मिला के डाउनसाइड ज्यादा नहीं है, तो अपसाइड भी फिलहाल मार्केट में कुछ ज्यादा खास नहीं दिख रही है। तो जो सिचुएशन आप मिड कैप स्मॉल कैप में देख रहे हो अभी, और जो अर्निंग आप मिड कैप स्मॉल कैप में देख रहे हो, आप मान रहे हो कि ये फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या अंडर वैल्यूड है? किस तरफ देख रहे हो इनको? जी मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो मेरा मत है कि इसमें स्टॉक स्पेसिफिकली हमको एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बास्केट स्पेसिफिक देखेंगे, जैसे जो थीम्स चल रही हैं, जैसे डिफेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग थीम्स हो गई, तो थीम के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ओवर वैल्यूड लगेंगे। लेकिन वहीं अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे और इंडिविजुअल कंपनीज के अगर आप फ्यूचर की ऑर्डर बुक्स देखेंगे और उनका जो इवन जो गवर्नमेंट की ऑर्डरिंग एक्टिविटी देखेंगे इंडिविजुअल कंपनीज के सेगमेंट्स में, तो वहां पे आपको फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होएगा। और आपको जो वैल्यूएशंस, हालांकि नॉर्मल से थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन पे डेफिनेटली चल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ रनवे है हमारा कुछ कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ से कम भी आपको
3 to 5 टाइम्स का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर कुछ स्टॉक्स में। तो उस बेसिस पे अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो डेफिनेटली अभी भी अपॉर्चुनिटी बनती है आपको। अगर मार्केट मौका देती है स्टॉक्स के अंदर तो बाय ऑन डिक्लाइन बनता है। ओके। तो दो तीन चीजें सर, पहली चीज तो नरेंद्र सर, ये आईटी में क्या करे? आईटी में ऑलरेडी बीटन डाउन है, ऊपर से 30% तक, 20% तक इंडेक्स नीचे आ चुका है, स्टॉक स्पेसिफिक 40-40% नीचे आ चुके हैं, और नंबर्स जो आ रहे हैं उनमें ग्रोथ मिसिंग है। सो बाजार जानता है कि ग्रोथ मिसिंग है, सिनेरियो अनसर्टेन है, फिर भी वैल्यू अभी देने की कोई दूर दूर तक सिचुएशन दिखाई नहीं पड़ रही। सो आईटी में क्या करें? मिड कैप के नंबर ठीक थे, चाहे परसिस्टेंट हो, कोफोर्ज हो, उसके बावजूद भी पूरी तरह बिकवाली हुई। यहां क्या करा जाए? जी, आईटी में तो फिलहाल हमारा व्यू है कि कॉशियस व्यू है। हालांकि हमारी आशा है कि थोड़ा हमको सेकेंड हाफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, बट बहुत ही ज़्यादा हाई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिले, थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से गाइडेंस है वो लगभग लगभग जो सेटल हो रही है वो -1 से लेके और +3% के आसपास ही सेटल हो रही है। कुछ केसेस में 5% तक प्लस साइड में जा रही है कुछ कंपनीज के लिए गाइडेंस। तो लगभग लगभग यही बैंड रहने वाला है। तो यहाँ पे फ्यूचर एडिशनल अलोकेशन फिलहाल ना करके जो आपके पास पड़े हैं उसमें आप बने रहिए, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और थोड़ा सा आउटलुक इम्प्रूव होने का हमें इंतजार करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर और फिर वहां पे आप दोबारा से पोजीशन एडिशनल बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं बैंक्स में। प्राइवेट बैंक में ग्रोथ है, प्रोविजनिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन शेयर नए पे नए हाई बना रहे हैं। पीएसयू बैंक नंबर्स अच्छे दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वैल्यू भी है, लेकिन कोई उन्हें छूने को तैयार नहीं है। एसबीआई जैसा बैंक क्यूआईपी में फंड रेज करता है, स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है, लेकिन आज क्यूआईपी प्राइस के नीचे है। सो कैसे इन्हें रीड किया जाए? पीएसयू बैंक कभी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव थे, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव ही रहेंगे हमेशा, या ये ग्रोथ पकड़ेंगे कभी ना कभी? और प्राइवेट बैंक में क्या करें? जो दो बैंक चले जा रहे हैं वही चले जा रहे हैं, और कोई हाथ ही नहीं लग रहा जी, प्राइवेट बैंक में तो हमारा टॉपिक आईसीआईसीआई बैंक है, नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं उसके। और फिलहाल है। अगर आप प्राइवेट और पीएसयू बैंक का कंपैरिजन करेंगे तो पीएसयू बैंक में लास्ट ईयर आप हमने देखा था कि ये काफी अच्छी रैली आई थी, और वो रैली भी फंडामेंटल्स के इंप्रूव होने पे आई थी। वहां पे जो ओवरऑल जो पीएसयू पैक है उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी अच्छी आई, उनके जो एनपीएस के जो नंबर्स थे वो काफी कम हुए हैं, और काफी इंप्रूवमेंट दिखा है वहां पे एनपीए पे, और उनका जो नेट एनआईएम्स है वो भी काफी अच्छे हैं। तो इस हिसाब से मार्केट में एक एक 1.5 साल पहले जो पीएसयू पैक वैल्यू होती थी जिनकी 0.5 से लेके 0.8 के बीच में सिमट जाते थे प्राइस टू बुक पे सारे पीएसयू बैंक्स, वो आज की डेट में लगभग 1 टाइम बुक से लेके 1.5 1.6 टाइम्स बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें एसबीआई जैसा बैंक आपका 1.5 1.6 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली काफी अच्छा यहाँ पे वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है पीएसयू बैंक्स का इन कंपैरिजन टू पास्ट। और वहीं पे दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक जो कि 3 टाइम्स प्लस बुक वैल्यू पे ट्रेड करते थे वो आज के टाइम पे 2 से 2.5 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जो गैप है, वैल्यूएशन गैप, वो प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में काफी क्लोज हुआ है हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो। पीएसयू बैंक्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है प्राइवेट बैंक से कंपैरिजन में। और यहाँ पे हमारी जो फेवरेट्स है अगर दोनों में से सेलेक्ट करें तो पीएसयू बैंक अभी भी हमारा फेवरेट पिक रहा है। तो इसमें पीएसयू के अंदर एसबीआई के काफी अच्छे नतीजे हैं, और आगे जाके भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। प्लस इंडियन बैंक के भी अगर आप आज नतीजे देखेंगे तो वो भी काफी अच्छे उनके आए हैं। तो ये आगे हमको 1-2 क्वार्टर और लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स अच्छा करेंगे प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में। और प्राइवेट बैंक्स के अंदर आईसीआईसीआई हमारा टॉप पिक है। हम्म। नरेंद्र सर, जो नंबर गर्मी के आने थे, गर्मियों के, उससे पहले वोल्टास, ब्लू स्टार इनमें रन अप आ गया। बारिश के पहले हमने देखा पूरा फर्टिलाइजर चल पड़ा। अभी बारिश चल रही है, पीक मॉनसून पे देख रहे हैं हम, सीमेंट लगातार भागा जा रहा है। सो मान के चले कि अगले 1 महीने या 2 महीने के अंदर अगला फेस्टिव डिमांड को ही हम इनकैश करना शुरू कर देंगे। और दूसरा कि मॉनसून के नंबर बेहतर है सो फार, सारे इंडिया में, पैन इंडिया मॉनसून के नंबर अच्छे आ रहे हैं। सो अब यहां से नेक्स्ट थीम जिनको आप इवॉल्व कर रहे हो? जी, डेफिनेटली कंजम्पशन एक थीम बन सकती है। इसके पीछे दूसरा कारण फंडामेंटल ये भी है कि अगर आप इन्फ्लेशन का नंबर देखें तो
कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन नीचे जाया जा रहा है, और वहाँ और दूसरी तरफ आरबीआई की भी 2 रेट कट्स ऑलरेडी आ चुकी है, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट मीटिंग में भी शायद एक रेट कट और आ सकती है। तो ये जो दोनों का इम्पैक्ट है, ये हमको डेफिनेटली कंजम्पशन सेगमेंट में देखने को मिलेगा। और एग्रीकल्चर मानसून जिस हिसाब से आया है, वहाँ पे एग्री के अंदर काफ़ी अच्छा हमें सोइंग डेटा भी देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी फसल भी वहाँ पे होंगी, तो वहाँ उस बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा कैश रहेगा रूरल इकोनॉमी में। तो वो जो उसका पूरा जो डिप्लॉयमेंट है वो कंजम्पशन की और मेजरली जाएगा, तो वो डेफिनेटली कंजम्पशन एक बड़ी थीम निकल के आ सकती है। प्लस हम ईयर एंड की तरफ अप्रोच करेंगे, जैसे ही मानसून एंड होगा तो वहाँ पे भी काफ़ी फेस्टिवल्स, जिसे हम कहते हैं फेस्टिव सीजन, वो भी लाइंड अप है। और इस बार थोड़ा सा जल्दी आ रहे हैं फेस्टिव सीजन, तो हमें डेफिनेटली कंजम्पशन एज ए थीम पे नज़र रखनी चाहिए आगे आने वाले महीनों के लिए। हम्म। तो नरेंद्र सर, अभी की नंबर्स को देखकर दो आंकड़े समझना चाहूंगा। एक तरफ है जोमेटो जैसी कंपनियां जो ग्रोथ दे रही हैं, तो बाजार इस समय वैल्यूएशन देखने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कंपनियां हैं एसबीआई जैसी, एचडीएफसी जैसी, जिनमें ग्रोथ, या टीसीएस जैसी जिनमें वैल्यू है लेकिन बाजार ग्रोथ देखने को तैयार नहीं है। सो इस समय रीड क्या कर रहा है मार्केट, ग्रोथ को या वैल्यू को? पहला पार्ट। और क्या ये जोमेटो और न्यू एज कंपनियां, इनको लेकर आप क्या थीम रखते हो कि पेटीएम प्रॉफिट में आया, इटरनल प्रॉफिट में आया, इंटरनल ग्रो भी कर रहा है, सो यहां क्या करा जाए? जी डेफिनेटली, जो न्यू एज कंपनीज है, स्पेशली अगर आप एटर्नल का देखें, तो इसमें जो रिसेंट रैली आई उसमें मार्केट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर था कि जो इनका ब्लिंकिट वाला जो बिजनेस है, उसके अंदर जिस हिसाब से कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई। और ये जो बिजनेस है, ये इसका जो स्केलिंग अप है, ये बहुत ही बड़े रूप में हो सकता है और काफी फास्ट हो सकता है। तो इसी के कारण से जो हमें रिएक्शन देखने को मिला कि जिस हिसाब से टर्न अराउंड आया है ब्लिंकिट के अंदर, और जो फास्ट टर्न अराउंड आया है, और आगे जाके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के लिए, इस मॉडल के अंदर काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है फूड डिलीवरी बिजनेस के अलावा। और जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स भी अगर आप देखेंगे तो काफी कम हुए हैं ब्लिंकिट के बिजनेस के अंदर। तो ये जो दो चीजें हैं, ये काफी अच्छी लगी मार्केट को रिजल्ट के रूप में। तो इसी पर मार्केट आगे लेके ड्राइव अपना फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे हो रहा है कि जो ग्रोथ है, ये अगर इसी स्पीड से चला तो नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स में हो सकता है वैल्यूएशन थोड़ी सी जस्टिफाई हो बिकॉज ऑफ दिस। हम्म। और सर, इमर्जिंग थीम्स में जैसे कि डिफेंस हुआ, या ईवी स्पेस हुआ, सेमीकंडक्टर स्पेस हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, ये सारे थीम्स में से कुछ पिक कर रहे हो क्या? जी डेफिनेटली, डिफेंस में हम कंटिन्यूअसली पॉजिटिव हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ एज ए थीम आपको एक्सपेंसिव लग सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कंपनी स्पेसिफिक देखेंगे और जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ओवरऑल चल रहा है, और इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो बहुत ही हाई हैं, और हमारे जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही पीछे चल रहा है। जिस हिसाब की हमारी नीड्स हैं आज की जनरेशन में, अगर कुछ फ्लेयर अप होते हैं मल्टीपल फ्रंट्स पे, तो जो ग्रोथ की स्पेस है, जो ग्रोथ का रनवे है, वो बहुत बड़ा है, मिनिमम 5x। तो आप मान के चलिए ही हमारा जो प्रोक्यूरमेंट है वो नेक्स्ट 5 इयर्स में होगा, जो इन कंपैरिजन टू हमने लास्ट 5 ईयर में जो किया। तो इस हिसाब के अगर रनवे पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो टॉप लाइन से पूरे डिफेंस पैक की, वो बहुत ही मिनिमल है। तो यहाँ से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपकी इन मल्टीपल्स है। तो थोड़ा सा आप वहाँ पे राहत ले सकते हैं कि वैल्यूएशन को आप थोड़ा सा बैक बर्नर पे रखिए, और आप फोकस करिए कि फास्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस किस एरिया में चल रहा है, और किस जगह पे आपका जो टर्नओवर रेशियोज हैं उसके कंपनी के बेहतर आएंगे। तो डेफिनेटली डिफेंस एक ऐसी थीम है जिसको आप बाय ऑन डिक्लाइन अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और जब भी आपको मौका मिले आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो पिक है वो है, थीम है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। वो भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, जिसके अंदर कि आपके दोनों आते हैं। एक तो आपका बैटरी एनर्जी सिस्टम्स वाले स्टॉक्स हो गए, और एक आपका कोर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। ये भी थीम के अंदर आपको कंटिन्यूअस अपनी नज़र रखनी है। जिस हिसाब से इंडिया के अंदर डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ने वाला है, और चाइना प्लस वन की जो स्ट्रेटेजी है एक्सपोर्ट्स के लिए, तो वो भी काफ़ी बेहतरीन हाई ग्रोथ रनवे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे हमें दिख रहा है इस थीम्स के अंदर। तो इसमें भी आप बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। इसमें जैसे स्टॉक्स हो गए हमारे, डिक्सन हो गया, केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, सीजी पावर है,
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ई पैक है। वहीं डिफेंस के अंदर आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, डेटा पैटर्न्स है। तो इस टाइप का जो स्टॉक्स है, पारस डिफेंस है। तो इसमें आप नजर रख के, और जब भी आपको मौका मिले आप इसमें डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। हम्म। और सर ये जो जितनी भी ये सिचुएशन वाली कंपनियां हैं कि जिनमें हाल फिलहाल में एक बड़ा ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि रेलवे जैसी कंपनियां हो गई, इनमें आपका थीम क्या कहता है? रेलवे सेक्टर में क्या किया जाए कि एक अच्छी तेजी दिखा चुके हैं, या पीएसयू एनर्जी जो पिछले साल के स्टार परफॉर्मर रहे थे वो थोड़े ढीले पड़े हुए हैं, तो क्या अभी ये बैकफुट पे रहने वाले हैं नियर टर्म में मान के चलूं, या यहाँ भी ग्रोथ रहेगी गोइंग फॉरवर्ड? जी, थोड़े से ये सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, बिकॉज और आपको उसी हिसाब से देखना चाहिए कि इसमें वैल्यूएशन, जैसे अगर आप एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की नो डाउट इंडिया की पावर डिमांड ऑलमोस्ट 6% CAGR से नेक्स्ट 5 to 10 years तक बढ़ेगी। और जो पावर कंजम्पशन इंडिया का है वो भी काफी इम्प्रूव बढ़ने वाला है, बिकॉज यहाँ पे एक तो डोमेस्टिक प्लस जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ पावर है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सेटअप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो जिस हिसाब से हम लोग हमारा गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग बेस क्रिएट करने की सोच रही है, स्ट्रेटेजीज है, उस हिसाब से डेफिनेटली पावर की डिमांड हमेशा रहेगी। तो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है और कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस रहेगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव व्यू है। तो इसमें आपको वैल्यूएशंस के बेसिस पे खेलना पड़ेगा कि जहाँ पे लगता है आपको वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी हो रही है तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा इसमें बैकफुट पे रहें। और जहाँ पे लगता है वैल्यूएशन थोड़ी सी हिस्टोरिकली अपने मीन एवरेजेस में आ रही है वहां पे रहें, बिकॉज इनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो लीनियर, मोस्टली लीनियर होती है। दे डोंट हैव अ वेरी हाई ग्रोथ फेज। और सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ग्रोथ सरप्राइज नहीं देखने को मिलेगा रिजल्ट्स के अंदर। सो दैट्स वाई यू हैव टू हैव एन स्ट्रेटेजी कि आप थोड़ा सा वैल्यूएशंस के ऊपर नजर रखें और गिरने पे ही आप इसको ऐड करें। तो अभी कोई जगह पर सर वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है क्या आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के सेक्टर पे? जी, अगर बड़े सेक्टर्स की बात करें तो कंजम्पशन एक स्पेस है जो कि हिस्टोरिकली अपने एवरेजेस के ऑलमोस्ट आसपास है और हम्म। चला भी नहीं है, पार्टिसिपेट भी नहीं किया। एफएमसीजी की अगर बात करें तो ईयर के स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा रनवे देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन बोथ डिस्क्रिशनरी और एफएमसीजी थोड़ा सा सेकेंड हाफ में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए वहाँ पे। और दूसरा है हमारा फाइनेंस और एनबीएफसी स्टॉक्स, इसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आज आया है, उसमें भी काफ़ी अच्छी 20-22% की ग्रोथ आई है। तो वो भी कंटिन्यूअस बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए। और तीसरा हमारा जो सेक्टर है फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखनी चाहिए ओवरऑल। और बाकी जो हमारे बाइंग ऑन डिक्लाइन में है, डिफेंस रिलेटेड एंड ईएमएस रिलेटेड, वो स्टॉक्स भी हमें कंटिन्यूअस अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। एक लास्टली ऑटो को लेकर कोई व्यू, क्योंकि फोर व्हीलर में एमएनएम जैसे स्टॉक नए हाई बना रहे हैं, मारुति में वैल्यू है, फोर्स जबरदस्त नए हाई पर है, रादर टू व्हीलर में हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छी वैल्यू है लेकिन चल नहीं रहा है। सो यहां पर क्या आप पिक कर रहे हो? जी बिल्कुल, ऑटो ऑटो के अंदर ऑटो एंक्लेरीज हमारा बेस्ट प्रिफर्ड रहेगा सेक्टर के अंदर। प्लस फोर व्हीलर की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारा डेफिनेटली टॉप पिक रह चुका है। और इसके पीछे भी जो कारण है वो है इनका जो एसयूवीज के अंदर, जो पैसेंजर व्हीकल के अंदर जो न्यू लॉन्चेस आए हैं और जिस हिसाब की सेल्स की परफॉर्मेंस है, प्लस जो इनका रूरल के अंदर एक्सपोजर है, तो ये दोनों ही हाई ग्रोथ एरियाज हमें देखने को मिले हैं। और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है कंपनी का। तो एम डेफिनेटली फोर व्हीलर्स के अंदर हमारी काफी अच्छी हमारी टॉप पिक है। प्लस जो ऑटो एंकिलरीज है वहाँ पे हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है डिफरेंट पॉकेट्स। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सर, आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए, और अपनी रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए। और उम्मीद करते हैं आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो जी फिलहाल धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश को यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला बना रहेगा।